हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। यस, लास्ट पार्ट में हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था बच्चों। अब इसमें अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो कई बार इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, तो हमने देखा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है, इसमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ छोटी होती है, जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी होती है। ठीक है, इसके अराउंड जो वासा रेक्टा है वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वासा रेक्टा नीचे होती है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे वासा रेक्टा मिलेगी। वासा रेक्टा याद है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले। तो पैरामीटर्स एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के ज़्यादा है, जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के कम है। Loop of Henle very short, loop of Henle is very long, and extension into a medullary is very little, and just a medullary deep में होते हैं। medullary pyramid के से बस टच कर रहे होते हैं कॉर्टिकल, ये तो medullary pyramid के अंदर अंदर डीप में चले जाते हैं ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ loop of Henle। वासा रेक्टा इसमें नहीं मिलेगी, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट्रा मेडुलरी में वासा रेक्टा प्रेजेंट होगी। चलिए, next part is a afferent arteriole is emerging to a glomerulus form a fine capillary network around the renal tubules is called the peritubular capillaries। ठीक है, a minute vessels of the network run parallel the loop of Henle is called a vasa recta। ऊपर वाले पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, जहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है, जहाँ गुच्छा बना हुआ है। नीचे जहाँ कैपिलरी का ये वाला पार्ट है, इसको वासा रेक्टा बोल रहे हैं। वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट को हम देख चुके हैं बेटा, कोई एक एक पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन की मेन 3 प्रोसेस हैं। ये कौन सी प्रोसेस है? फर्स्ट वन इज अ फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ठीक है, वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, तो इसका मतलब है छान देना, छन्नी, फिल्ट्रेशन। ठीक है, एक सीव लिया आपने और उसमें कंटेंट को छान दिया। ठीक है, इस कंटेंट को, कुछ जो छोटे छोटे साइज के कंटेंट होंगे, जैसे कि आपने चाय बनाया, चाय को छान दिया, तो छोटी छोटी जो पत्ती के मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं चाय में, लेकिन जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं आपकी सीविंग में, छन्नी में। तो सेम फिल्ट्रेशन की यही फिनोमिना होनी है। अभी मैं बताऊंगी क्या आपके नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में जाता है और क्या ब्लड से नहीं जाता, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा एंड सीक्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारी बॉडी का जो अमाउंट है, द फर्स्ट स्टेप इन अ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड is carried out by the glomerulus is called a glomerular filtration और is also called a ultrafiltration। क्या क्यों कहते हैं आगे समझोगे। ऑन एन एवरेज पर मिनट किडनी में कितना ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए? 1100 से 1200 ml। ठीक है, पर मिनट जो ये ब्लड आ रहा है, ये कितना है जो हमारा हार्ट पंप करता है? हमारा हार्ट कितना पंप करता है? ईच वेंट्रिकल से 70 ml। ठीक है, 70 ml पंप करता है, लेकिन एक कार्डियक साइकिल में टोटल कितना करता है एक मिनट में? वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml, अगर मैं कार्डियक आउटपुट की बात करूँ तो 5040 हर मिनट हमारे हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है। तो ये 5040 का 1/5 पार्ट नहीं हो गया 1100 से 1200? यस, तो 1100 से 1200 इज द 1/5 पार्ट ऑफ द वो ब्लड जो हार्ट से बाहर आ रहा है। समझ गए हो बेटा? ओके, जो हार्ट से बाहर आ रहा है उसका 1/5 पार्ट ही आ रहा है। and the glomerular capillaries blood pressure cause filtration of the blood through 3 layers। यहाँ पे 3 लेयर बनेंगे। एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर, ये तीनों लेयर के नाम आपको याद रखने हैं। ग्लोमेरुलर की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे हम एंडोथीलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की बनी हुई है बेटा, इज कॉल्ड एंडोथीलियम, इज कॉल्ड एंडोथीलियम। और वोमन कैप्सूल वाले को हम बोलेंगे एपिथीलियम, वोमन कैप्सूल वाले को हम बोलेंगे एपिथीलियम। तो यहाँ वोमन कैप्सूल बना दो, वोमन कैप्सूल्स की मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे एपिथीलियम। ठीक है,
दिस मच इज द एपिथेलियम। अब इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दे फॉर्म आ 3 लेयर। फर्स्ट वन इज एंडोथीलियम जो आपका ग्लोमेरुलस बना रहा है, ऐसे ही याद रखना है। एपिथीलियम जो वोमन कैप्सूल की लाइनिंग है, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है याद रखेंगे, पोडोसाइट, इस तरीके की सेल्स होती है, इसको कहते हैं पोडोसाइट। ठीक है, ऐसी होती है। तो ये जो पोडोसाइट है इसके बीच बीच में गैप होता है, इज कॉल्ड आ स्लिट्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है, ये सेल का नाम क्या है? पोडोसाइट। पोडोसाइट बीच बीच में जो स्लिट्स है, खाली जगह है, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ओके, तो नाउ इसको रीड कर देते हैं एनसीईआरटी को। Endothelium of the glomerulus vessels, the epithelium of the Bowman capsule, and the basement membrane between these two layers. The epithelial cell of Bowman capsule is called the podocytes, are arranged in intricated manner. इंट्रिकेटेड मैनर में इस तरीके से अरेंज होती है कि बीच में कुछ स्पेस आ जाता है, इसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट्स पोर भी बोलते हैं। एंड ब्लड जो है वो फिल्टर होके यहाँ से कंटेंट को भेज रहा होता है। क्या क्या नहीं आता बच्चों, ये याद रखना, सब कुछ वोमन कैप्सूल में आ जाता है एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स, एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, और एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी यहाँ पे नहीं आते, याद रखना। ठीक है, एक एडल्ट की कंडीशन में, एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन। इनटू अ ल्यूमेन ऑफ अ वोमन कैप्सूल भर जाएगा इसका, एंड दे आर कंसीडर्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेचर ने बहुत सोच समझ के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया है, कुछ कंटेंट को जो कि बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, फिक्स है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बाहर निकलने हैं, ब्लड सेल्स नहीं बाहर निकलने हैं। ठीक है, वैसे तो ये इसका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अमाइनो एसिड का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन ब्लड सेल्स और वो तो जाने ही नहीं है। ठीक है, एंड दिस वन इज कॉल्ड अ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? पूरे दिन की अगर हम निकाले तो ये 180 लीटर पर डे निकल कर आएगा। 1 मिनट की अगर हम निकाले तो 125 मिनट्स पर टाइम आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, द अमाउंट ऑफ filtrate which are formed by the both kidneys. The amount of filtrate which formed by the both kidneys is called a glomerulus filtration rate, GFR. Kidneys have a built in a mechanism of a regulation. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होती है किडनी को फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। आगे आप पढ़ोगे कैसे कैसे ये मैकेनिज्म्स होगी। ठीक है, और इसको रास सिस्टम कहते हैं, आगे आएगा रेगुलेशन के लिए। द किडनी हैव बिल्ड अप इन अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, and one each efficient mechanism is carried by the justa glomerulus apparatus, ही इसको मेजरली करता है। and justa glomerulus apparatus special sensitive region formed by a cellular modification in the distal convoluted tubules and afferent arteriole at the location of their contact. ठीक है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वो पता लगा लेता है कि कब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो रही है। तो कम होना यानी कि बॉडी से जिस तेजी से अमोनिया बॉडी में है, यूरिया है, उसको बाहर निकालना है, उस तेजी से बाहर नहीं निकल पा रहे नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट प्रॉपरली एक मैनर में होनी चाहिए। तो अगर ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो रही होती है तो जस्ट ग्लोमेरुलस apparatus को पता चल जाता है और वो उसको कैसे रेगुलेट करता है आगे समझ पाओगे आप। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, इट्स रिलीज रेनिन फॉर द स्टिमुलेशन। यहाँ पे मैं समझाती हूँ, उसको रास कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दिस वन इज अ रेनिन, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, यहाँ पे डबल एन नहीं है। एक रेनिन होता है जो आपके स्टमक में होता है, न्यूबॉर्न इन्फेंट में प्रोड्यूस होता है। रेनिन एल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पहले एंजियोटेंसिन आएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन
स्टीरॉन, एस फॉर सिस्टम। तो इसको रास कहते हैं। जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, क्यों कम होता है? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड में उतना तेज प्रेशर नहीं है जितना तेज वो फिल्टर आउट करती है। ब्लड में एक प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो फिल्टर आउट होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब डाउन हो जाता है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। इसको कैसे रेगुलेट करना होता है? तो जस्टा मेडुलरी, जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस वाली सेल से रेनिन रिलीज हुआ। ये रेनिन क्या करता है? हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, लिवर इसको बना रहा होता है और छोड़ता जाता है, लेकिन किस फॉर्म में है ये? इनएक्टिव फॉर्म में है। एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजिन से जैसे ही रेनिन मिलेगा, ये रेनिन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। लेकिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बहुत इफेक्टिव नहीं होता, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम्स जो कि हमें लंग्स से आता है बच्चों, जो कि हमारे लंग से आ रहा है, तो इसका जो पार्ट है इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ECE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो इट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक्टिव हो गया। अब ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा किडनी के ऊपर सिचुएटेड, किडनी के ऊपर सिचुएटेड कौन सी ग्लैंड है? हमारी एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड एक कैप शेप इस तरीके से ग्लैंड है, तो वहां पे जाके ये एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन एक्ट करेगा और क्या रिलीज करवाएगा यहाँ से? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है आयंस का, स्पेशली द सोडियम आयंस। तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएगा? ये यहीं पे जाएगा, किडनी के नेफ्रॉन पे एक्ट करेगा। किडनी के नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे एक्ट करेगा? DCT वाले पार्ट पे, ठीक है। DCT वाले पार्ट पे एक्ट करेगा एंड एनहांस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। एनहांस द इज इंक्रीज, ऐसे इंक्रीज का साइन लगा होता है बेटा, इज इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन यानी सोडियम आयन का ब्लड में जाना बढ़ा देगा। और सोडियम आयन कभी भी ब्लड में जब जाता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, तो ये जाके वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना जिसका हाई BP हो तो उसको सॉल्ट नहीं देना चाहिए। तो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो BP बढ़ेगा, ठीक है। इज इंक्रीज द BP, और BP बढ़ेगा तो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, यही चाहिए था हमें। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट हार्ट पे पड़ रहा होता है बेटा। हार्ट की वॉल पे इतना तेज प्रेशर नहीं चाहिए होता है, हार्ट की कोई भी वॉल डैमेज हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट के पास एक फैक्टर होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, this one is ANF, is atrial natriuretic फैक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है? जो हार्ट की वॉल को, जो हार्ट की सेल्स को, मसल्स को सप्लाई कर रही होती है आर्टरी, उनको डायलेट कर देता है, ठीक है। डायलेट कर देगा, वैसे डायलेटर है। तो हर जगह ब्लड प्रेशर ज्यादा है लेकिन हार्ट की वॉल को इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे ANF है, ठीक है। तो हमारा काम बन गया, हार्ट को भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये दिस वन इज अ रास, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। तो दिस मच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको आई होप समझ में आया होगा केयरफुली। तो आपको अगर कहीं पे डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट हम देखेंगे रीएब्सॉर्प्शन कैसे होता है। तो 180 लीटर्स इतना सारा फिल्ट्रेट होने के लिए आया है नेफ्रॉन्स में, लेकिन सिर्फ हम कितना यूरिन के फॉर्म में रिलीज करते हैं? 1.5 लीटर पर डे हम कितना यूरिन पास आउट करते हैं? 1 to 1.5 लीटर। तो कितना रीअब्जॉर्ब हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। 99% रीअब्जॉर्प्शन हो गया, 99% किडनी ने रीअब्जॉर्ब कर लिया।
तो रीअब्जॉर्प्शन कौन सी फिनोमिना बेटा, ट्यूब्यूल से, किडनी के ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स में जाना, इस कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, याद रखेंगे। रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा पीसीटी 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन कर देता है। तो ट्यूब्यूल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन, सेगमेंट ऑफ अ नेफ्रॉन परफॉर्म या तो एक्टिव प्रोसेस से करेंगे या पैसिव मैकेनिज्म से करेंगे। किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होना है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आइंस और बहुत सारे कार्बोनेट्स, आइन filtrate are reabsorbed actively whereas the nitrogenous waste are absorbed by the passive transport। ठीक है, तो ये सब न्यूट्रिएंट जो है हमारे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, यानी कि ब्लड में कम भी हो फिर भी पहुंच जाएंगे। तो जितना हमने ग्लूकोज खाया है बेटा वो ब्लड में ही जाना है, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस से ये किस में चला जाता है, नेफ्रॉन से ब्लड में। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस होती है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो भले ही ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, भले ही इसकी ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो, फिर ब्लड में पहले से ही ज़्यादा हो, दैट मीन्स ब्लड में अगर ग्लूकोज पहले से भी ज़्यादा हो, ऑलरेडी ज़्यादा हो, फिर भी नेफ्रॉन उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ही डाल देते हैं, याद रखना। तो reabsorption of the water also occur passively in the initial segment of the nephron। तो reabsorption initial segment में start हो जाता है। During the urine formation tubular cell secrete the, अब secretion क्या होती है, secretion होता है blood से नेफ्रॉन में आना। तो कुछ जो पार्ट रिमेनिंग बचे हुए हमारे हैं, जैसे कि हमारा प्रोटॉन्स के आइंस यानी हाइड्रोजन आइंस, हमारा ब्लड कभी भी एसिडिक नहीं होना चाहिए। ब्लड का पीएच हमारा कितना होता है 7.34, 7.4 भी कह सकते हो। तो ब्लड हमारा एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्या होता है एसिडिक होने से, ये मैं आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताऊंगी। तो हमारा ब्रेन भी इसको डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड हमारा एसिडिक हो रहा है। तो एसिड आइन हमारे यूरिन से बाहर निकलते हैं, यूरिन का पीएच कितना 6। तो ये जो हाइड्रोजन आइन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, और पोटेशियम आयन भी यूरिन के थ्रू कुछ बाहर निकलते हैं, क्योंकि पोटेशियम हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, ठीक है। एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, अमोनिया को भी बाहर निकालना है। ट्यूबुलर सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अ यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, ब्लड से नेफ्रॉन में जाना। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट, दिस वन इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और रिमेनिंग पार्ट जो है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, एनी डाउट एंड क्वेरीज वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।